नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ कैम्प विद अपर्णा, जिसपे हम चर्चा करते हैं गंभीर बीमारियों के बारे में, लक्षण से इलाज तक। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी आंखों के ऊपर। दरअसल देखा जाता है कि इस समय देखा जा रहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव है वो आंखों पे पड़ रहा है। लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कई बार जब आंखों में समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब वो सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल जाते हैं दिखाने के लिए कि आखिरकार उनकी आंखों में हुआ क्या है। और ये भी बात सच है कि हमारी जिंदगी में जो भी रोशनी है वो हमारी आंखों की वजह से है। अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हमारे जीवन में अंधकार हो जाएगा। और अब हम इसी सब विषयों पे चर्चा करने वाले हैं कि आंखों को किस तरीके से स्वस्थ रखना है। इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम कुमार गुप्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आंखों की जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, आजकल हम सभी की ज़िंदगी में डिजिटल गैजेट्स और स्पेशली स्मार्टफोन डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा बहुतायत में यूज़ हो रही हैं। चाहे हम स्कूल के बच्चों को देखते हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में भी यूज़ कर रहे हैं। ई-कॉमर्स बढ़ने की वजह से हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, जितनी भी हम पढ़ाई में सर्फिंग करते हैं, उसमें हम गूगल, एआई का और हर एक जीवन के कंपोनेंट में हर जगह पर हम मोबाइल या फिर डिजिटल गैजेट या इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जिस इंटरनेट का हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए हमारे शरीर में आँखों का सबसे अहम योगदान है। अगर आंखें नहीं होंगी तो हम देख कैसे पाएंगे? और आंखें क्योंकि हर वक्त देखती रहती हैं तो उससे निकलने वाले रेडिएशन, ब्लू लाइट और जितने भी तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सभी हमारी आंखों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इस वजह से जब से मोबाइल क्रांति आई है या डिजिटल क्रांति आई है तो उससे जीवन सहज तो हुआ है, लेकिन इस सहज होने के साथ साथ हमारी जो सहजता की कीमत है वो हमारे स्वास्थ्य या हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया है इस पे चर्चा के लिए, ताकि लोगों में इसके विषय में जागरूकता फैले और वो अपनी आँखों को स्वस्थ रख सके। सर, देखा जाता है कि जिस तरीके से लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम उनका अधिक होता है और लेकिन वो कंप्लेन करते हैं कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। सर, आप क्या समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि जिस तरीके से जो हमारे नाक, कान, गले का कनेक्शन है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, दर्शकों को सर क्या बताना चाहेंगे? जी, देखिए, जो आपने कहा कि हमारे प्रेजेंट टाइम में लोगों का सिर में दर्द होना एक बहुत बड़ी आम समस्या हो गई है। सिर दर्द का सबसे मूल कारण, सबसे पहला जब भी हमारे पास कोई मरीज़ इस समस्या को लेके आता है तो उसे हम ये बताते हैं कि आपकी आई साइट की वीकनेस हो सकती है। आई साइट का मतलब है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि मैंने या आपने भी मैडम चश्मा लगाया हुआ है। तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को अगर हम एक डाटा देखें तो जो यंगस्टर हैं उसमें लगभग जो है 40-50% लोगों को चश्मे की कोई ना कोई समस्या है। चश्मे की समस्या होने की वजह से हमें दूर या पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती और उसे फोकस करने के लिए जो हमारे आँख के अंदर सीलेरी मसल्स होती हैं या आँख के चारों तरफ की मसल्स हैं वो एक स्ट्रेन को जनरेट करती है और जो हमें आई स्ट्रेन या हेडेक के तौर पे दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे तरह के हेडेक चश्मे की वजह से या आई से ही होते हैं। इसमें बहुत सारे और कंपोनेंट भी हैं, जैसे कि अगर आप कम लाइट में पढ़ रहे हैं तो उस लाइट की वजह से भी आपकी आंखों के ऊपर दबाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि फीमेल्स में, स्पेशली यंग फीमेल्स में जिनकी उम्र 20 साल से 40 साल के बीच में है, उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से मंथली काफ़ी बार ब्लड प्रेशर लोअर साइड में होता है और एक माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा क्या हो गया है कि आज का जो युवा है, यूथ है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। स्ट्रेसफुल का मतलब है पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, कैरियर का भी स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का भी स्ट्रेस है। तो इन स्ट्रेस की वजह से हमारे दिमाग पे कई बार क्या होता है कि एंग्जाइटी जनरेट होती है और रात को नींद नहीं आती है या इस स्ट्रेस से भी हेडेक होता है। लेकिन इन सारे हेडेक्स में सबसे पहला और ज़रूरी काम ये ज़रूर है कि आप अपने किसी भी आई स्पेशलिस्ट से बात करें और आई का चश्मे का नंबर ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि इनमें ज़्यादातर में ये देखा गया है कि हम जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ आपको दर्द की दवा लिख देते हैं या कुछ विटामिन लिख देते हैं, थोड़ा टाइम ठीक रहता है, फिर बार बार फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है
तो आप किसी न किसी आई स्पेशलिस्ट से अपनी आईज की चेकअप ज़रूर करें। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल डिजिटल क्रांति हुई है कि पिछले 5 से 6 सालों की हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल क्रांति तो हुई है और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोगों ने तेज़ी से करना शुरू किया है। सर, क्या ऐसा भी है आपकी ओपीडी में लोग आते हैं दिखाने के लिए कि पहले कम आते थे लेकिन अब आज के दौर में अधिक आ रहे हैं मरीज? जी, बिल्कुल सही आपका सवाल है अपर्णा जी। आज के इस दौर में जब से मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो मैं एक रफ डाटा आपको बता रहा हूँ। पहले हम लोग स्कूल में बच्चों के कैंप्स लगाते थे, क्लास 12 तक के बच्चों का और प्राइमरी से। तो हम ये देखते थे कि अगर हमने 100 बच्चों को एग्ज़ामिन किया तो उसमें से 10 या 15 मतलब 10 से 15% बच्चों को ही कोई ना कोई आँख की समस्या या चश्मे का नंबर होता था। बट कोविड के बाद से जब से स्मार्टफोन्स और स्मार्ट क्लासेस चालू हुई हैं, जिनकी वजह से हम अब देखते हैं कि क्लास में लगभग ये डाटा 35% तक का बढ़ चुका है। और कई बार तो ये हो जाता है कि जहाँ पर एक्सेस में स्मार्ट बोर्ड यूज़ हो रहे हैं या वो स्कूल या कॉलेजेस आपने होमवर्क के लिए जो भी जो वो क्लास में वर्क या होमवर्क देते हैं उनको भी स्मार्टफोन से बच्चे को करना है या डिजिटल फॉर्मेट में है, तो उसकी वजह से बच्चों में चश्मे के नंबर की समस्या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बढ़ गई है। एक बात मैं यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा है और स्पेशली ये बात जेनजी या जो बच्चे 30 साल के से कम उम्र के हैं उनके लिए लागू होती है कि जब भी किसी बच्चे का एडमिशन हो एकदम प्राइमरी भी स्टेज में, तो सीबीएसई बोर्ड ने एक गाइडलाइन दे रखी है कि हर एक बच्चे का आई का चेकअप होना चाहिए और उसके बाद ही उसका एडमिशन होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि स्कूल या माँ बाप इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक देखता है, वो तो कोई दिक्कत बताता नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चा कई बार आपको कोई भी परेशानी खुद से नहीं बताता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि कितना सही देखना चाहिए। वो परेशानी आपके सामने तब आती है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको ब्लैक बोर्ड ब्लर दिखने लगता है या फिर 10 मीटर पे रखा हुआ टीवी भी ब्लर दिखता है, तब वो आपसे कंप्लेन करता है या हेडेक के फॉर्मेट में। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कोई भी जो युवा है जिसको कि हेडेक की कंप्लेन हो रही है या ब्लरिंग की, तो वो अपने आई स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर से मिले। सर, इस समय अगर हम जानना चाहें आपकी ओपीडी में किस उम्र वर्ग के लोग जो हैं वो अधिक आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं या फिर एडल्ट आ रहे हैं या फिर जो 40+ या 30+ एज के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं? देखिए, आँखों की समस्या सभी एज ग्रुप में होती है, लेकिन सबकी जो रीज़न है या जो डायग्नोसिस है वो अलग अलग है। जैसे कि जो लोग 40 से कम की एज में आते हैं, ज़्यादातर उनको हेडेक की कंप्लेन से आते हैं। जिनकी उम्र 40 से लेकर के 50 साल 55 साल के बीच में है, उनकी कंप्लेन ये होती है कि उनको पास की चीज़ें, नियर की चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई दे रही हैं। 50 या 60 की जब एज ग्रुप में लोग आ जाते हैं तो उनकी कंप्लेन होती है कि उनको दूर पास का नहीं दिखाई दे रहा है, और वो उनका मेन कारण होता है कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। इसके अलावा काला मोतिया या कई और बीमारी जैसे रेटिना की बीमारियां हैं, ये ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि बचपन में नहीं पाई जाती, बट इनकी जो परसेंटेज है वो 50+ में ज़्यादा होती है। जी सर, अगर ये जानना चाहें कि जिस तरीके से मोतियाबिंद के लोग शिकार हो जाते हैं एक एज के बाद होते हैं कि 40+ जो लोग होते हैं लगभग शुरू हो जाता है, तो सर क्या मोतियाबिंद की शिकायत कम उम्र में भी होने लगती है? जी, देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मोतियाबिंद का मतलब क्या होता है। अगर हम इसे अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट का मतलब होता है कि एक झरना, झरने का मतलब होता है, ऐसे आपने देखा होगा कभी ऊंचाई से अगर झरना गिर रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, वो वाइट कलर का ओपेक हो जाता है। तो हमारी आंखों में जो भगवान ने लेंस दिया है वो ट्रांसपेरेंट है, वो एक प्रोटीन के जैसा, जिससे आर पार रेज जा सकती हैं। जब किसी भी वजह से इसका प्रोटीन या जो लेंस के अंदर की ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाती है तो ये वाइट कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपने अगर एक अंडा देखा हो, कच्चा अंडा, अगर आपने उसको कभी ऑमलेट बनाने के लिए जब तोड़ा होगा और पैन में डाला होगा तो उसका प्रोटीन ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पैन के आर पार दिख रहा होता है उस प्रोटीन के थ्रू। थोड़ी देर में जब आप उसे हीटअप करते हैं तो वो जो प्रोटीन ट्रांसपेरेंट होता है वो सॉलिड होने लग जाता है और ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, वाइट कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह सेम हमारी आँख में जो लेंस होता है कम एज में वो ट्रांसपेरेंट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एज बढ़ने के साथ साथ 40 या 50+ में जब हम जाते हैं और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है या किसी भी तरह के और भी कई कारण हैं जैसे ट्रॉमा की वजह से, जो आपने एक सवाल किया कि क्या ये कम उम्र में भी होता है। हाँ, ये कम उम्र में भी होता है, ये पैदाइशी भी होता है, लेकिन हमारी जो ओपीडीज़ में हम लोग देखते हैं कि मोतियाबिंद
दो वजह से, एक तो है जेनेटिक वजह जो कम उम्र में होता है, दूसरी वजह ये होती है जिसे हम डीजेनरेटिव बोलते हैं। डीजेनरेटिव का मतलब है कि वो उम्र की वजह से हर एक को होना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन, जैसे आप 40 साल से पहले की उम्र में होते हैं तो आपके बाल बिल्कुल काले होते हैं, फिर जब आप 40 में आते हैं तो कुछ सफ़ेद और कुछ काले होते हैं, जब आप 60-70 की उम्र में जाएंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान होगा उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ये कोई आपके शैम्पू यूज़ करने की वजह से या आपकी केयर से रिलेटेड नहीं है, ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। वैसे ही जो कैटरैक्ट है ज़्यादातर जो हम लोग बड़ी उम्र में देखते हैं 50 से 60 साल के बीच में, ये उम्र की वजह से होता है और इसमें आँख के अंदर का लेंस धीरे धीरे आपका चेंज होने लगता है और उसमें ओपेसिटी आने लग जाती है जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। सर, मोतियाबिंद के दौरान क्या मरीज को दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर कम दिखता है? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर क्या होता है कि कभी मरीज़ कहीं पे गया, किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने कह दिया कि आपको मोतियाबिंद है, तो अक्सर लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि मोतियाबिंद का मतलब है कि उसकी आँख में ऑपरेशन ही करना है। ज़्यादातर केस में जब हमारे पास मोतियाबिंद आता है तो इसकी कई स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज का मतलब है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी कितनी चलेगी। जैसे आप इसको समझिए कि एक शीशा रखा है जिसके आर पार आप देख ले रहे हैं, अगर उसमें 2 स्क्रैच आ जाएंगे, स्क्रैच हैं, आप कहेंगे कि हाँ स्क्रैच है, लेकिन उससे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाएंगे तो आप जब उसके थ्रू देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। तो वैसे ही सेम चीज़ हमारे जो आपने सवाल किया कि लेंस या जो नेचुरल लेंस है जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा उससे देखने में कमी आती है और हम चश्मे का नंबर चेंज करा करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है जब चश्मे का नंबर भी काम करना बंद कर देता है, तो हमें उसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको किस स्टेज पे कराना है। कई बार हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं, टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें कि पहले की तरह से नहीं होता है कि हम उसको इंजेक्शन लगाएं, उसको एडमिट करें, उसको हम चीरा लगाएं। तो ये सारी चीज़ें अब आज की डेट में आउटडेटेड हो गई हैं और अब बहुत ही आसानी से इवन वॉक इन सर्जरी, वॉकिंग का मतलब है कि आप सारी चीज़ें घर से पहले से बात करके आते हैं, एडमिट भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप आए, डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है, सारे पैरामीटर पहले से फिक्स हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट या उससे कई बार कम टाइम में आप सर्जरी करा के बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी चीरे, बिना किसी दर्द के आप करा के तुरंत ही घर चले जाते हैं। सर, अगर किसी मरीज को मोतियाबिंद है और आज के दौर में देखा जा रहा है मोबाइल हर एज के जो लोग हैं वो चला रहे हैं, क्या मोतियाबिंद वाले जो मरीज़ हैं उनकी आंखों के ऊपर मोबाइल का जो रिएक्शन है वो और अधिक होगा नॉर्मल लोगों के कंपेयर में? जी देखिए, मोतियाबिंद का जो कारण है वो मोबाइल नहीं है, लेकिन आपकी आंख जब मोबाइल को देखती है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चा देख रहा हो, चाहे बूढ़ा देख रहा हो, चाहे जवान देख रहा हो, उसकी वजह से आंख में जो चेंजेस आते हैं उसमें सबसे बड़ा चेंज होता है ड्राई आई का होना। ड्राई आई का मतलब है कि आपकी आँखों में, जैसे आपकी ये जो आँख है, इसके साइड में, लेटरल साइड में एक तरह की ग्लैंड होती है जिसको हम लोग टीयर ग्लैंड्स कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो किसी भी वजह से होते हैं, कई बार इमोशनल होने पे हो जाते हैं, कुछ आंख में चला गया है तो आपके टीयर सिक्रीशन होते हैं और इन टीयर्स की वजह से आपने देखा है कि जिसे रोना कहते हैं आम भाषा में। तो ये टीयर का काम क्या होता है? इस टीयर का काम आप ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी होती है, आप कार में जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि विंड स्क्रीन के ऊपर आपके वाइपर लगे हुए हैं। आप जब भी वाइपर चलाते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है पानी का। अगर वेट नहीं होगा तो स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। सेम चीज़ हमारे आँख में है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो ये जो टीयर बनाने की ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन हैम्पर हो जाता है, या कई बार हम इतना ज़्यादा देर तक आँख को ब्लिंक नहीं करते कि स्प्रेड नहीं होता है टीयर, तो इसकी वजह से हमें ड्राई आई लगता है और ड्राई आई की वजह से हमें ब्लरिंग आती है, स्ट्रेन पड़ता है, हेडेक होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद पहले से है, जैसे आप कह रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो विजन है या जो उसकी क्लियरिटी है वो पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है। अगर वो एक्सेस में देख रहे हैं मोबाइल को या किसी भी डिजिटल गैजेट को, तो वो डेफिनेटली उनके सिम्टम्स को और ज़्यादा एग्रीवेट करेगी। जवान लोगों में या जो जेंजी हैं उनमें भी ड्राई आई की समस्या मोतियाबिंद ना होने पर भी ज़रूर आती है। सर, अगर हम बात कर लेते हैं ये जो ड्राइनेस की शिकायत है मरीजों को हो रही है, तो सर ड्राइनेस में और एक एक्सट्रीम जो ड्राइनेस होती है जिसे हम सीवियर आई ड्राइनेस कहते हैं, दोनों में सर अंतर क्या होता है? दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है? जी,
देखिए, जब हम ड्राई आई बोलते हैं तो ड्राई आई का मतलब है आँख में सूखापन का होना। ड्राई का मतलब सूख जाना। और सूखती कैसे है आँख की? आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो कम सिक्रीशन या तो कर रही हैं, या फिर जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो इवेपरेट हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। तो हमारी ड्राई आई दो तरह की होती है। एक है जो इवेपरेटिव। इवेपरेटिव का मतलब है कि आँख से जो टीयर है बन रहा है वो उड़ जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी में आप अगर किसी कपड़े को धो करके रखें और उसे फैला दें तो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में हीट है और हीट की वजह से वो इवेपरेशन हो जाता है। तो इसको हम इवेपरेटिव बोलते हैं। दूसरी तरह की ड्राई आई है जिसमें क्या होता है, जो टीयर होता है वो सिर्फ पानी नहीं होता है, उसके अंदर कई तरह के लिपिड्स होते हैं, कई तरह के म्यूबिन सिक्रीशंस होते हैं जो उसको एडहेयर करते हैं, चिपकाते हैं आँख से। इनकी कमी होने की वजह से वो आँख में आंसू तो बन रहे होते हैं, लेकिन वो आंसू आपको मॉइस्चर नहीं दे रहे होते, नमी नहीं दे रहे होते हैं। तो आपने जो कहा कि सीवियर ड्राई आई का मतलब होता है कि आपकी आँख में आंसू की जो बनने की तादाद है वो बहुत ही कम हो गई, और इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि इवन हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, आप हैरान होंगे कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं। मेरे पास एक लेटेस्ट एग्जांपल, एक वकील साहब यहीं पे लखनऊ ही सिविल कोर्ट में और जाने माने हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बहुत जगह इलाज कराया लेकिन उनकी ड्राइनेस जो थी वो जा नहीं रही थी। और उसका रीज़न ये था कि वो थोड़ा सा भी अगर पढ़ते थे, मोबाइल पे भी नहीं, क्योंकि वकील का काम है पढ़ने लिखने का, और सीवियर ड्राई होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। तो वो बेचारे बहुत दुखी थे कि भाई मैं डॉक्टर साहब अगर पढ़ ही नहीं पाऊंगा तो मेरा तो प्रोफेशन ही पढ़ने लिखने का है, बिना पढ़े लिखे तो मेरा काम ही नहीं चलता है। मैं ज़िरा करने जाता हूँ, वहाँ पे कागज़ पढ़ने लगता हूँ तो आँख इतनी ब्लिंक करने लगती है, लाल हो जाती है। तो आप अगर जो आपने पूछा कि माइल्ड ड्राई आई भी होती है, मॉडरेट भी होती है, सीवियर भी होती है। माइल्ड का मतलब है जैसे आपने कहा कि थोड़ा बहुत हमारे आँख में कमी आ गई आंसू की, थोड़ा आपने रेस्ट कर लिया, वो ठीक हो गई। लेकिन सीवियर ड्राई आई में क्या होता है कि आपने जरा सा भी देर आंखों को खुला छोड़ा तो आप में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें सीवियर ड्राई आई की, तो आपको ब्लरिंग भी होगी, आँख में लाली भी काफ़ी आएगी, पेन भी होगा, कई बार आपका रेडनेस बहुत ज़्यादा इतनी होती है कि आप ज़रा सी भी देर धूप में जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें खुलती नहीं हैं, आप आंखों को छोटा कर लेते हैं, आंखों में चौंध लगती है, ग्लेयर लगती है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आंख में पड़ा हुआ है फॉरेन बॉडी। तो सीवियर ड्राई आई का ट्रीटमेंट कराना अति आवश्यक है, और इसके लिए विशेष तौर पे डॉक्टर से या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं उनसे मिलना आवश्यक है। सर, कई बार देखा जाता है कि जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आई ड्रॉप वगैरह, तो वो जो आई ड्रॉप आंखों में मरीज डालते हैं तो वो तुरंत सोख लेती है। तो इसके पीछे का सर रीज़न क्या होता है क्या? और सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार लोग एसी में रहते हैं, क्या एसी में रहने से भी ड्राइनेस बढ़ती है? जी, बहुत ही सही सवाल है आपका। देखिए, जब हम एसी में रह रहे होते हैं तो मैंने आपसे ऐसे कहा ना कि आपने इवेपरेटिव ड्राई आई, इवेपरेटिव का मतलब है जिसमें आंसू उड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में अक्सर क्या होता है कि हमारे बाहर बारिश हो रही है और कपड़े सूख नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं कि फ़ैन ऑन करके या स्पेशल टाइप के ड्रायर जिनमें कि हीट और फैन दोनों ही आप ऑन कर देते हैं तो वो इवेपरेटिव हो जाती है। तो हमारे एसी जिसकी आपकी जो विंड है वो सीधे सीधे हवा आपकी आंखों पे लग रही है तो उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि सीवियर ड्राई आई है या ड्राइनेस है उनको हम बोलते हैं कि वो एसी की हवा के बिल्कुल सीधे कांटेक्ट में नहीं आए। जैसे कार आप चलाते हैं तो सामने से ही एसी आ रहा होता है तो उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। दूसरी बात आपने जो कहा कि जब हम आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं, आंखों में ड्रॉप डालते हैं तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। एक्चुअल में क्या है कि हम जो भी ड्रॉप डाल रहे होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, वो ज़्यादातर तौर पे बाहर निकल जाती है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं जो लोग आपके फ़ायदे के लिए, कि जब भी आप आई ड्रॉप डालें हमें लगता है कि वो आई एब्जॉर्ब करती, आई एब्जॉर्ब नहीं करती है। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स कहाँ पे होती है, वो आई की जो पलक है। जब आप कभी चश्मे हटा के मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप जब कभी उसमें देखते हैं मिरर में और नीचे की लोअर लिड को नीचे थोड़ा सा खींच के देखेंगे तो आपको रेड कलर की ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। आप जब भी किसी ड्रॉप को यूज़ करें, चाहे वो किसी तरह की ड्रॉप हो, ड्राइनेस के लिए यूज़ करें, चाहे आप कैटरेक्ट सर्जरी के लिए यूज़ करें, तो आप हमेशा इस लोअर लिड को थोड़ा सा खींच करके अगर ड्रॉप को डालेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा। लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे एक सैक होता है, सैक का मतलब एक तरह की थैली होती है जिसमें वो ड्रॉप आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती रहती है। अगर आपने बिना इसको नीचे की तरफ पुल किए वो ऊपर से डाला तो आपकी कॉर्निया और कंजक्टिवा से ये सारी ड्रॉप फिसल जाती है या नीचे चली जाती है, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता है और साथ के साथ में आपकी दवा वेस्ट हो जाती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।
जैसा कि आपने देखा कि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की है और बताया है कि आप अपनी आंखों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी आंख की रोशनी नहीं रहेगी तो हमें जीवन में अंधकार ही आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी आंखों का ख्याल रखें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपनी आंखों का जाँच ज़रूर कराएं। फिलहाल देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।